तो बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो मैं हेडिंग लिखा के ये समझाता हूँ पहले कि ये हुआ क्या आखिर, उसके बाद फिर इस पे बातचीत होती है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें बात कर लेते हैं। अच्छा, घरों में कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे कोई मंदिर में, मस्जिद में या कहीं भी कोई धार्मिक स्थान पे कोई सुगंधित चीज जलाए और अगरबत्ती जला देते हैं, चलो, तो आपको दूसरे कमरे में बैठे हैं, आपने देखा नहीं, तो भी आपको पता चल जाता है या नहीं? यस सर। यस सर। या हाँ, या फिर किसी कमरे के कोने पे हम ये सोचें कि ये सेंट की शीशी खोल दें, तो थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में वो सेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैल जाएंगे और हमें भी अनुभव होने लगता है। क्या ऐसा होता है? कभी महसूस किया है? यस सर। तो बटो, ये जो मॉलिक्यूल थे सेंट के, ये गैस मॉलिक्यूल जो कमरे में डिफरेंट गैसेज हैं, ऑक्सीजन भी है उसमें, नाइट्रोजन भी है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी गैसेज हैं। तो इन गैसेज के साथ मिल जाना, डिफ्यूजन या फ्यूजन क्या होता है आप समझते होंगे। फ्यूजन का मतलब एक से ज्यादा को आपस में मिक्स होना। तो इनका जो फैलना है पूरे सराउंडिंग में, आसपास, एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल का, तो उसके बारे में ग्राहम साहब ने एक लॉ बताया था, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किचन में बड़ा अच्छा खाना बन रहा है, बड़ा स्वादिष्ट, खुशबूदार, वो किचन अपना भी हो सकता है, पड़ोसियों का भी हो सकता है, तो पता चल जाता है, अरे यार लगता है ऐसा कुछ बन रहा है। तो अब आप समझिएगा प्लीज, आपको कैसे पता लगता है? क्योंकि जो चीज बन रही है उसके पार्टिकल वेपोराइज भी हो रहे हैं, पटा रहे होंगे किचन में, तो ठीक है ना। तो वो वेपर के तौर पर गैस मॉलिक्यूल के साथ मिलके वो इधर उधर फैल रहे हैं, और जब आप सांस लेते हैं तो वो नाक के अंदर जाते हैं, उससे पता लगता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, वो किस तरह से होता है वो समझिएगा, हम उस पर बात करते हैं। इवन आपने आजकल जाड़ों में भी हम लोग संतरे छिल दें तो बहुत दूर तो नहीं, अगल बगल पता चल जाता है, होता है नहीं ऐसा? हम यस सर। यस सर। हाँ, तो वहां पर भी समझिएगा। तो बच्चों होगा क्या, अब आप खुद समझिए। मेरे पास जो जिसका डिफ्यूज करना है, गैस के मॉलिक्यूल, वो भी वेपर ही है। अगर वो जितने भारी होंगे, अब आप खुद समझिए, उनका फैलना उतना धीरे होगा, और जब वो जितने हल्के होंगे, जब वो हल्के होंगे तो तेज भागेंगे, और भारी होंगे तो धीरे धीरे भागेंगे। ऐसा लगता है या नहीं? एक अपनी समझ क्या कहती है आप? यस सर। हल्के होंगे तो तेज भागेंगे ना, और जो भारी होंगे वो थोड़ा धीरे भागेंगे। ये उम्मीद की जाती है, हमें लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। योगिता, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ बच्चों, भाई यही रूल है कि भाई जितने भारी होंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी। क्लियर है? तो चलिए स्टेटमेंट लिख लें पहले। यस सर। यस सर। फॉर एनी, कोई भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, कोई भी एक टेम्परेचर फिक्स कर लिया मैंने, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड pressure, the relative rates of diffusion, the relative rates of diffusion of two gases, दो गैस ले लेते हैं, are
proportional to the square roots of their densities, चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, इस पे बातचीत, दो ड्रेसेज हैं तो उनके जो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन है, किस दर से डिफ्यूजन होगा, कितना तेज डिफ्यूजन होगा, तो वो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। जितना वो डेंसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी से ही मास भी तय होगा, तो उस डेंसिटी ज्यादा है तो मास ज्यादा होता है इन चीजों का, समझिएगा। यस सर। हाँ, तो वो उन्होंने डेंसिटी की टर्म में कहा, चलो वही प्रूफ कर देंगे। हम दो ड्रेसेज ले लेते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। लिखिए प्लीज, लेट अस कंसीडर two dresses at same pressure P and temperature T, मान लेते हैं ये। तो मान लेते हैं लेट CRMS and CRMS dash be there। क्या मान लें इनको? Their RMS velocities, root mean square velocities। मतलब इस स्पीड से, पहली CRMS स्पीड से पहली गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं औसतन, तो तू करा दे। अच्छा, मान लेते हैं उनकी डेंसिटी को हम रो और रो डैश मान लेते हैं। लेट देयर डेंसिटीज बी रो एंड रो डैश। तो हम लोगों ने जो ट्राइनिटी थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी, जिस स्पेस पे प्रेशर निकाला, तो उस स्पेस पे हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर तो सेम है ना। तो फ्रॉम ट्राइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ट्राइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जो P है वो 1/3 पहले में ρ1 इंटू CRMS स्क्वायर, और उतना ही 1/3 ρ2 CRMS डैश ट्राई स्क्वायर। अगर योग्यता को समझ में आ रहा होगा, यही था। यस सर। तो यहां से CRMS अपॉन CRMS डैश कितना होगा बच्चों? देखो तो 1/3 दोनों साइड से कैंसिल, अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1 आएगा, या ρ2 को रो डैश लिखा है आपने, ठीक है, रो डैश ρ1 को ये लिखा है, तो ये हो जाएगा रो डैश अपॉन रो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि CRMS प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ रो, यही था। यस सर। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, जितना ज्यादा डेंसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर है? अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसको हम कह रहे हैं, मान लो वो R1 और R2, तो चलो या R और R डैश मान लेते हैं हम सिंबल। तो पहले क्वेश्चन क्लियर है? चलिए मैं इधर साइड में जगह बचाने के लिए कर देता हूँ। लेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट्स ऑफ डिफ्यूजन
बी आर एंड आर डैश। तो डिफ्यूजन तो जिससे जितना भाई ऑब्वियसली इतना तो आप मानेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपकी आरएमएस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा आरएमएस होगा उतना ज्यादा तेजी से डिफ्यूजन होगा। क्लियर है या नहीं? यस सर। तो R अपॉन आर डैश करोगे तो वहां से CRMS अपॉन CRMS डैश होगा, और इसका मतलब हो जाएगा रूट ऑफ रो डैश अपॉन रो। हो गया ये न्यूमेरिकल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हो गया। R फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन is proportional to 1 upon root of क्या डेंसिटी। अरे भाई ये समझ में आई बात या नहीं आई? सर समझ में आई। तो डिफ्यूज होना मतलब फैलना, सब जो है यही ग्राहम लॉ है। बेसिकली ये डिडक्शन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, जो हम लोगों ने प्रेशर वाला डेरिवेशन किया है उसको थोड़ा सीरियसली समझना। अगर आप मनविंद्र उसको समझ रहे हैं अच्छी तरह से तो ये डिडक्शन है, तो ये भी एक छोटा सा डिडक्शन ही है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद। यस सर। तो मेरे ख्याल से इसको इतना ही करते हैं। अब इसमें हम एक नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। इसके बाद इसको मैं एंड करता हूँ, उसके बाद मैं 6:50 पे दूसरी क्लास ज्वाइन कराऊंगा आपको। थैंक यू। थैंक यू सर।